हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। पिछली बार जब मैंने ऐसा कुछ बोला था तो मुझे बहुत गालियां पड़ी थी। बट आई एम एज्यूमिंग अब आप थोड़े मैच्योर हो गए होंगे और मेरी बातों को ढंग से समझ पा रहे होंगे। मैं क्यों आपको ज़्यादा ड्रॉप लेने के लिए नहीं कहता हूँ, इस वीडियो में मैं उसका लॉजिक समझाऊंगा आपको, और मैं आपको उससे बेटर पाथवेज बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं एक डिस्क्लेमर भी डाल देना चाहता हूँ बेटा, कि अगर आप ड्रॉप लेते हैं नीट के लिए तो मेरा ही फ़ायदा होता है, क्योंकि आप मेरे कोर्सेज परचेज करेंगे तो टेक्निकली मैं अपने पेट पे ही लात मार रहा हूँ। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाते हैं तो भी मेरा ही फ़ायदा होता है। मैं एडमिशन कराता हूँ एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, तो टेक्निकली मैं अपने पेट पे लात मार के सही अवेयरनेस फैला रहा हूँ। तो इस वीडियो को बनाने में मेरा कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि आप जीवन में अच्छा करें और जो एक ढर्रा चलता जा रहा है ना, उस मिथ को तोड़ें और समझें कि आपके लिए एक्चुअली में अच्छा क्या है। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अवेयरनेस आएगा लोगों में। और थोड़ा लंबा होने वाला है वीडियो, मैं इसको एकदम बिल्कुल एक क्लास की तरह समझाने वाला हूँ, तो हो सकता है लंबा खींच जाएगा ये वीडियो। बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले ध्यान से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं डेटा ड्रिवेन बात करूंगा, कोई भी बात हवा में नहीं करूंगा, ये वादा करता हूँ आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले हम एमबीबीएस का पूरा ओरिजिन समझेंगे कि आखिर ये एमबीबीएस का इतना हुआ कैसे बना, और क्या आने वाले 10 साल में भी ये हाल रहेगा एमबीबीएस का या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, द फोमो ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। देखो, आज के ज़माने में तुम घर पे ऐसे किसी को बोल दो, गांव में बोल दो क्या करते हो, तो डॉक्टर हो। ठीक है, खूब भाव मिलता है, मुझे भी मिलता है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि डॉक्टर का क्या इज्जत है मार्केट में। ठीक है, बट बात करेंगे 2008-2007 की। यही सेम वैल्यू आज से पहले इंजीनियर का हुआ करता था। ठीक है, मैं समझाता हूँ तुमको बेटा। इकोनॉमिक्स तुम लोग पढ़ते नहीं हो। बेसिकली एक दो चीज़ होता है। एक होता है, इसको हम कहते हैं डिमांड, और दूसरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सप्लाई। जब मैंने AIPMT का एग्ज़ाम दिया था ना, तो उस टाइम पे जनरल कैटेगरी में अगर आपकी 5000 रैंक आ रही है तो आपको कॉलेज नहीं मिलता था। आज तो तुमको 5000 रैंक पे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, है ना। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपकी 5000 रैंक आ रही थी तो आपको कॉलेज सरकारी नहीं मिलता था। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, ये 2009-2010 की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे एमबीबीएस की सीट्स बढ़ती गई और आज प्राइवेट और सरकारी मिला के आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1,09,000 सीट्स हैं। मतलब इतने डॉक्टर्स हर साल बढ़ते थे, इतने डॉक्टर्स हर साल बनते हैं। ठीक है सर, अच्छा। तो बोलोगे सर फिर भी तो हमारा पॉपुलेशन भी उस हिसाब से बढ़ रहा है, तो डॉक्टर की कमी तो रहेगी ही। बिल्कुल ट्रू बात है, डॉक्टर्स की कमी रहेगी ही। बट एक चीज़ को और जवाब दोगे मुझे, तुम्हें पता है हर साल कितने BDS डॉक्टर्स बनते हैं, प्राइवेट और दोनों मिला के, सरकारी मिला के? तो हर साल अप्रोक्सीमेटली 30,000 BDS डॉक्टर्स बनते हैं। अब सोचो, एक इंसान है, बीमार पड़ रहा है ना, वो डॉक्टर के पास जा रहा है। उसके दांत भी तो खराब होंगे ही ना, वो भी डॉक्टर के पास जाएगा। बट ये सोचो कितनी डिस्पैरिटी आ गई एमबीबीएस और BDS में, और ये बढ़ता जाएगा हर साल। एमबीबीएस की सीट्स बढ़ती जा रही है, हर साल एमबीबीएस की सीट्स बढ़ती जाएंगी, और उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो एमबीबीएस है ये एक्सेस में आ जाएगा। तो जब कोई चीज़ एक्सेस में आता है तो क्या होता है, उसकी सैलरी कम हो जाती है ना, और जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। मतलब जो अच्छा डॉक्टर होगा वही सस्टेन करेगा। अभी तो तुम कहीं से भी एमबीबीएस कर लो, जहन्नुम से भी एमबीबीएस कर लो, तो भी तुम जीवन में अच्छा कर लेते हो। ठीक है,
ये एमबीबीएस का फोमो मैं ब्रेक करना चाहता कि आज से 5 साल के बाद जो इज्जत डॉक्टर्स की आज है उतनी नहीं रह जाएगी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। बट मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर्स की डेफिसिट नहीं रहेगी, रहेगी, बट किस डॉक्टर की, अच्छे डॉक्टर की डेफिसिट रहेगी, और अच्छे डॉक्टर जीवन में अच्छा करेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को रेकमेंड करता हूं कि जो लोग बोलते हैं कि मतलब तुम मल्टीपल ड्रॉप्स ले रहे हो, ठीक है, पहले मान लो कि तुमने मल्टीपल ड्रॉप्स लिए, कितने ड्रॉप्स तुमको लेने चाहिए एमबीबीएस के लिए मैक्सिमम? तो इट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम जो आपको है वो 2 ड्रॉप लेने चाहिए, मतलब 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम। 2 ड्रॉप कहते हैं ना, 3 बार कोशिश कर लो, ठीक है, मतलब 3 अटेम्प्ट, मतलब 12 के साथ एक बार दे दिए और 2 ड्रॉप तुमने ले लिया। अगर तुम्हारा 3 अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा तो यू शुड ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स, ठीक है। अब तुम्हें ये लगेगा कि अरे 3 साल दे दिया, 1 साल और दे दें, 4 साल दे दिया, 1 साल और दे दें, बट नहीं, दिस यू शुड नॉट डू। एंड 3 अटेम्प्ट के बाद इट्स टाइम टू मूव ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारे सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ, किन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए। सबसे पहला सवाल का जवाब है कि ड्रॉप और नॉट। किन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए बेटा? सबसे पहला कि जो, सबसे पहला कि आप अगर अपीयरिंग है, मतलब 12th आपने दिया और आपके कितने भी नंबर आए कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आप अपीयरिंग है ना, +2 का आपने एग्जाम दिया और आपके मार्क्स खराब भी आए बट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो आप ड्रॉप ले लीजिए, ठीक है, ठीक है सर। अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप था और आपका स्कोर अपीयरिंग से ड्रॉप में अच्छा इंप्रूव किया, मतलब कि आप 350 प्लस मार्क्स ला पा रहे हैं ड्रॉप ईयर में, फर्स्ट ड्रॉप में, तो आप ड्रॉप लीजिए, सेकंड ड्रॉप, नहीं तो फिर आप सेकंड ड्रॉप मत लीजिए, ठीक है। थर्ड ड्रॉप आप, मतलब थर्ड ड्रॉप एज इन मतलब कि 3rd अटेम्प्ट, ठीक है, तो सेकंड ड्रॉप शुड बी योर लास्ट चांस कि हाँ भैया अगर इस बार मेरा नहीं हुआ तो मैं मूव ऑन कर दूंगा, ठीक है, तो लास्ट चांस के बाद आप मूव ऑन कर लीजिए, ठीक है। अब सवाल बच्चे पूछते हैं कि सर पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं? थर्ड ड्रॉप के बाद तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए अनटिल अनलेस तुम बहुत क्लोज हो, मतलब 600 610 ला रहे हो या नहीं, ठीक है। तो इस पे आ जाता है स्टोरी पार्शियल ड्रॉप का, कि दूसरा कि किन बच्चों को पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए और लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे सिंपल, कोई भी बच्चा अगर 400 से कम नंबर ला रहा है, लेस देन 400 मार्क्स, और इसका 2 अटेम्प्ट से ज्यादा तुमने ले लिया है, तो आप पार्शियल ड्रॉप मत लीजिए। आपको या तो फुल ड्रॉप लेना पड़ेगा या फिर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो या तो आप फुल ड्रॉप ले लीजिए, एक फुल अटेम्प्ट ले लीजिए, ठीक है, या एडमिशन ले लीजिए। अब रीजन मैं समझाता हूँ क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ। बेटा तुम्हारे जब पूरे साल शांति से पढ़ के घर में बैठ के जब 400 नंबर आए, तो ड्रॉप ईयर में तुम जब पूरा ड्रॉप नहीं लोगे और पार्शियल ड्रॉप लोगे, तुम्हें कॉलेज भी जाना होगा, तो क्या उखाड़ लोगे? रियलिस्टिक रहना है हमें। तो इसीलिए या तो आप एडमिशन का पाथवे चूज कर लीजिए या आप फुल ड्रॉप ले लीजिए, ठीक है। ये पार्शियल ड्रॉप का है। किसे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए? अगर आपका 500 प्लस मार्क्स आ रहा है, ठीक है, और आपका 2 अटेम्प्ट से ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो आप कुछ ऐसे कोर्सेस में, अगेन अच्छे कोर्सेस में, जैसे बीडीएस हो गया, बीएमएस हो गया, मैं बिल्कुल आपको ये भी बनाऊंगा हायरार्की भी कि किस सीक्वेंस में आपको कोर्स लेना है। बीवीएससी हो गया, नर्सिंग हो गया, है ना, या फार्मा हो गया, ठीक है, या पैरामेडिकल अगर कर रहे हैं तो पैरामेडिकल हो गया। तो कोई भी आपको जहां पे ढंग का कॉलेज मिल रहा है आप इसमें एडमिशन ले लीजिए, और उसके बाद आपको अगर ड्रॉप लेना है तो आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा पार्शियल ड्रॉप के टाइम में आपको थ्योरी कम पढ़नी है और आपको प्रैक्टिस बेस अप्रोच रखना है, ठीक है। पार्शियल ड्रॉप वाले कैसे पढ़ें, इस पे अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं पार्शियल ड्रॉप वालों के बारे में एक डिटेल वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया?
इसी हायरार्की में आपको ड्रॉप या पार्शियल ड्रॉप लेना है, ठीक है। मूव ऑन किसको करना है भैया? मूव ऑन उन बच्चों को कर जाना है, मूव ऑन उन बच्चों को कर जाना है। कौन से बच्चे मूव ऑन करेंगे सर? मूव ऑन उन बच्चों को कर जाना है जो जो स्टक है लेस देन 500 मार्क्स आफ्टर थर्ड अटेम्प्ट। मैं हार्श बात बोल रहा हूं भैया, आप कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, आपको फिजिक्स नहीं चमक रहा या कुछ नहीं चमक रहा, बट इस साल भी कुछ ऐसा चमत्कारी नहीं हो जाएगा कि आप कुछ अच्छा कर लेंगे। होता है, बहुत 1% केसेस में ऐसा होता है, 99% लोग यहाँ पे फेल ही करते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी का गेम खेलना है, मूव ऑन कर जाना है, ठीक है। अच्छा सर, मूव ऑन करके मेरे पास क्या क्या ऑप्शन बनता है? या तो मैं मेडिकल लाइन में ही कुछ बात करूंगा, या मैं नॉन मेडिकल लाइन की बात करूंगा। आज के वीडियो में हम सिर्फ मेडिकल लाइन की बात करेंगे और कंपैरेटिव एनालिसिस मेडिकल लाइन की समझेंगे, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा। तो मेडिकल लाइन की अगर आप बात करेंगे सर, तो क्या क्या देखने को मिलता है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर आपको एमबीबीएस ही करना है तो क्या ऑप्शन हो जाता था? एमबीबीएस अब्रॉड। अभी मैं इस पर डिटेल में बताऊंगा कि तुम्हें कब लेना है एमबीबीएस अब्रॉड, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है बीटीएस, फिर उसके बाद आ जाता है बीएमएस, फिर उसके बाद आ जाता है बीएचएमएस, फिर उसके बाद आ जाता है बीपीटी, फिर उसके बाद आ जाता है नर्सिंग, फिर उसके बाद आ जाता है फार्मा, और फिर उसके बाद आ जाता है पैरामेडिकल। मैं सब के बारे में आज बात करूंगा, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, बट एटलीस्ट तुमको कंक्लूजन पे तो पहुंच जाओगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमबीबीएस अब्रॉड कब चूज करना चाहिए और किन बच्चों को चूज करना चाहिए। सबसे पहले समझो, ठीक है। पहले तो एमबीबीएस इन इंडिया वर्सेस अब्रॉड क्या डिफरेंस आता है और क्या आपको करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। देखो बेटा, अब ये बच्चों टू बच्चे वेरी करता है। सपोज मान लो कि तुम्हारे, मैं जनरल कैटेगरी को पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूँ, तुम अगर ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो तो अपने हिसाब से तुम कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो मान लो कि अगर तुम्हारे लेट्स से ग्रेटर देन 620 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो तुमको क्या मिलेगा? गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया। आप इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है सर। अब आपके ग्रेटर देन 550 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो भाई जनरल कैटेगरी को सरकारी कॉलेज में नहीं मिल रहा, तो इसको आपको इंडिया में प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, जिसकी फीस कितनी होगी? 60 लाख की फीस होगी। तो आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिए। बट अब जिसकी भी इससे लेस देन मार्क्स है, लेस देन 550 मार्क्स, ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में भाई, इस केस में आपको तो जो सीट मिलेगी, जो कॉलेज मिलेगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 80 लाख का। पहला तो आप कैलकुलेट करो कि क्या ये वर्थ है। नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा अगर एमबीबीएस यहां से करो या बाहर से करो, कहीं से भी करो, तुमको नेक्स्ट एग्जाम तो देना ही है, चाहे इंडिया से करो चाहे आप बाहर से करो। क्या बच जाता है सर? आपका सिर्फ बचता है टाइम, दैट इज इंटर्नशिप का टाइम। मैं तुम्हें अब्रॉड वर्सेस इंडिया का डिफरेंस समझाता हूँ, क्या चेंज होता है तो तुम्हें समझेगा, ठीक है। अच्छा, क्या पाथवे का डिफरेंस होता है? मैं पाथवे एग्जैक्टली आपको समझा देता हूँ। यूजुअली तो इंडिया में जो कोर्स होता है बेटा आपका, वो कैसा होता है? इंडिया में जो कोर्स होता है दैट इज 4.5 ईयर्स का तुम्हारा थ्योरी, या 4.5 ईयर्स का तुम्हारा कोर्स है, प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप है। अब इंडिया में क्या होता है कि 4.5 ईयर्स के कोर्स के बाद तुमको यहाँ पे नेक्स्ट 1 के लिए अपियर करना पड़ता है। एग्जाम होता है ना, नेक्स्ट 1 के लिए अपियर करना पड़ता है। 1 ईयर इंटर्नशिप के बाद तुमको नेक्स्ट 2 के लिए अपियर करना पड़ता है, जो पास और फेल एग्जाम होता है। नेक्स्ट एग्जाम पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, अभी उस पर मैं नहीं जाऊँगा,
ठीक है, तो मतलब 4.5 ईयर्स का तुमने कोर्स किया, नेक्स्ट वन का एग्जाम दिया, इंटर्नशिप किया और 5.5 साल में तुम डॉक्टर बन गया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5.5। अब बाहर तुम चाहे कहीं से कर लो, जैसे लेट से अब्रॉड की कहीं, लगभग सब जगह यही हिसाब किताब होता है। ठीक है, लगभग, मैं बोल रहा हूँ लगभग, टर्म रखना, कुछ कंट्री में डिस्पैरिटी है। मैं अब अच्छे कंट्री जो एनएमसी गाइडलाइन को फॉलो करती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। ठीक है, टेक्निकली और कोई भी कंट्री एनएमसी गाइडलाइन अवॉइड नहीं करती टेक्निकली। मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ रशिया पे, बांग्लादेश पे, तो तुम्हें रशिया पे, सर्बिया पे, जॉर्जिया पे, तो तुम्हें समझ में आएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ। वहाँ पे ग्रे लाइन है, ठीक है, वहाँ पे है कुछ एनएमसी का लफड़ा। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या कोर्स है सर, 5 ईयर्स कोर्स है। नेपाल में 4.5, बांग्लादेश में 5 है, एक ही बात है। ठीक है, प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप वहाँ पे उस कंट्री में। ठीक है, तो मतलब 5 1 6 साल हो गया। ठीक है, उसके बाद तुम नेक्स्ट वन दोगे, उसके बाद तुम 1 ईयर इंटर्नशिप इंडिया में करोगे। ये लोग आपसे छिपा देते हैं, 1 ईयर इंटर्नशिप इंडिया में करोगे और उसके बाद तुम नेक्स्ट 2 दोगे। तो टेक्निकली जो आपका कोर्स हो गया दैट इज 6 ईयर प्लस 1 ईयर, दैट इज इक्वल टू 7 ईयर का कोर्स। तो जो 5.5 साल का था वो 1.5 साल यहाँ पे बढ़ जाता है अगर आप कहीं से भी अब्रॉड में करते हैं। ठीक है, मेजरली कुछ कंट्रीज में इससे ज़्यादा भी है बट मिनिमम ये होता है। ठीक है, अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि भैया 550 नंबर से कम आ रहा है तो तुम्हारा पैकेज 80 लाख का है, तो क्या तुम्हें 80 लाख का पैकेज ऑप्ट करना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए, मैं उसका लॉजिक तुमको समझाता हूँ। ठीक है, अब तुम अगर मान लो कि इंडिया में प्राइवेट कॉलेज लेते हो वर्सेस ये लेते हो, तो तुम्हारा क्या चीज़ का डिफरेंस हुआ, 1 साल तुमको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, 1 ईयर एक्स्ट्रा, और मेजर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या तुम्हारा 1 साल का वर्थ 20 लाख रुपए से ज़्यादा है या 25 लाख रुपए से ज़्यादा है? अगर है तब तो मेक सेंस, अगर नहीं है तो इट डजेंट मेक सेंस। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा कि तुम 1 साल के लिए कितना एक्स्ट्रा देना चाहते हो। ठीक है, आइए अब समझते हैं कि कैसे कंट्री कैसे चूज करें एमबीबीएस अब्रॉड का। कंट्री टू चूज, देखो 100% एनएमसी गाइडलाइन, 100% एनएमसी गाइडलाइन सिर्फ 2 कंट्री अवॉइड करता है। कौन कौन सा कंट्री है सर? एक है नेपाल और दूसरा है बांग्लादेश। ठीक है, ठीक है सर, और कोई भी कंट्री, चाहे रशिया हो चाहे कजाकिस्तान हो, देर इज अ ग्रे लाइन। मैं तुम्हें समझाऊंगा, एम्बेसी वाले लेटर पे लिखा हुआ है कि 5+1 ईयर है, बट वो कॉम्प्लिकेटेड है। मैं खुद जॉर्जिया में कॉलेज चलाता हूँ तो मुझे पता है क्या कॉम्प्लिकेशंस है, मैं सर्बिया में कॉलेज चलाता हूँ मुझे पता है क्या कॉम्प्लिकेशंस हो। देर इज एनीवेयर एल्स इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर तुमको इंडिया वापस आना है, ठीक है, और एनएमसी गाइडलाइन फॉलो करना है, तो आपके पास यही 2 ऑप्शन है। ठीक है, इसमें से भी बांग्लादेश का ऑप्शन आपके पास कब है, जब आपका एक ही ड्रॉप हुआ, एक ड्रॉप से ज़्यादा हो तो आप बांग्लादेश में एडमिशन नहीं ले सकते, और आपका बायो में 12th में 60 मार्क्स हो। ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तभी आप बांग्लादेश में एडमिशन ले पाते हो। और बांग्लादेश में जो पैकेज है वो 30 to 45 लाख का पैकेज होता है। ठीक है, नेपाल में जो पैकेज होता है सर वो 55 टू, इंक्लूडिंग हॉस्टल की मैं बात कर रहा हूँ, तुमको कहीं कहीं गुमराह किया जाएगा ट्यूशन फी बता के। ठीक है, इंक्लूडिंग हॉस्टल का मैं बात कर रहा हूँ, 55 to 62 63, किसी कॉलेज का 70 भी जाता है। ठीक है, 62 का पैकेज होता है। अगेन ये तुम्हारे स्कॉलरशिप पे, नीट स्कोर पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट नेपाल में तुम्हारा अगर नीट स्कोर ठीक है, मतलब 200 है या 250 है या 300 है तो और अच्छा है। जितना हाई स्कोर रहेगा उतना स्कॉलरशिप तुमको मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और उतना कॉलेज में मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो नेपाल में ऐसा ड्रॉप आपका कोई नाटक नहीं है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एनएमसी गाइडलाइन का।
बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको भैया मुझे वापस इंडिया नहीं आना है, तो वो कहाँ चले जाते हैं? वो जा सकते हैं जॉर्जिया, वो जा सकते हैं सर्बिया, वो जा सकते हैं रशिया। ठीक है, ये 3 कंट्रीज मैं फिर भी रेकमेंड कर देता हूँ, क्योंकि इन तीनों कंट्री में कम से कम इन्वायरमेंट इकोसिस्टम स्टेबल है। ठीक है, मतलब बड़ी कंट्रीज हैं कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू। जॉर्जिया में लगभग 40 लाख के अप्रॉक्सीमेटली पैकेज होता है, सर्बिया में भी लगभग 45 लाख के अप्रॉक्सीमेटली पैकेज होता है, रशिया में वेरी करता है, कुछ 30 है कुछ 35 है, तो 30 टू 45 लाख का पैकेज होता है। ठीक है, ये आपका हिसाब किताब होता है इसका। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान आता है। मेरे रिकमेंडेशन में वहां से एमबीबीएस करने से अच्छा है कुछ और कोर्स कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम यूएसएमएलई, प्लैब, प्लैब यूके के लिए होता है, यूएसएमएलई यूएस के लिए होता है, एएमसी ऑस्ट्रेलिया के लिए होता है, डीएचए दुबई के लिए होता है। ठीक है, ये कोर्सेस के लिए ऑप्ट कर सकते हो ज़्यादा। अभी इंडियन गाइडलाइन के हिसाब से, एनएमसी गाइडलाइन से कुछ ना कुछ पचड़ा फंसेगा, इंक्लूडिंग रशिया एंड कजाकिस्तान। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग रशिया एंड कजाकिस्तान। ठीक है, सब जगह तुम्हारा ये दिक्कत आएगा ही आएगा। देर इज द टेक्निकलिटी। मैं तुम्हें कल एम्बेसी इन रशिया का जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें तुम्हें दिखाऊंगा क्या दिक्कत है एम्बेसी का। मैं कजाकिस्तान का वीडियो बनाऊंगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या दिक्कत है एनएमसी का, तो तुम्हें एक्चुअल पिक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एमबीबीएस अब्रॉड के रिगार्डिंग। कोई भी और क्वेरी है तो तुम मेरे साथ एक कॉल बुक कर लो, topmate.io/anand_money। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि तुम एक कॉल 15 मिनट का शेड्यूल कर लो मेरे साथ, और हम लोग वन ऑन वन बाकी चीज़ों पे बात कर लेंगे। ठीक है, अब कौन से बच्चों को एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहिए? भैया देखो, एमबीबीएस अब्रॉड का सबसे डार्क साइड क्या है कि अगर एनएमसी नहीं हुआ, अगर एनएमसी नहीं हुआ तो तुम 12th पास हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई भी बैकअप प्लान है। देर इज नो 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 बैकअप प्लान। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डार्क साइड है जो बहुत लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं। तुम देखना एमसीआई पासिंग परसेंटेज जब एफएमजी होता था इतना खराब था, तो बच्चे 4-4 5-5 अटेम्प्ट लेके मतलब घिस घिस के पास करते थे, और बहुत बच्चे पास नहीं भी कर पाते हैं। नाम के आगे सिर्फ डॉक्टर लगाने लग रहते हैं, पेशेंट को हाथ भी नहीं लगा सकते। तो अगर एनएमसी पास नहीं हुआ तो तुम 12th पास रहते हो, तो ध्यान रखना, अनटिल अनलेस यू आर नॉट वेरी पैशनेट अबाउट डूइंग एमबीबीएस, ये रिस्क मत लेना एमबीबीएस अब्रॉड का। ये रिस्क लेना भी तो नेपाल और बांग्लादेश में लेना, एटलीस्ट तुम वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, अब लोग बोल देंगे कि सर मैं जॉर्जिया में प्रैक्टिस कर लूँगा, सर्बिया में प्रैक्टिस कर लूँगा, रशिया में प्रैक्टिस कर लूँगा। लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिस करने में तुम्हें दिक्कत आएगी, तो नहीं कर पाओगे, हवाई महल नहीं बनाए। ठीक है, दूसरा बच्चा बोलेगा कि सर मैं यूएसएमएलई प्लैब क्लियर कर लूँगा। बेटा यूएसएमएलई प्लैब भी डिफिकल्ट होता है, जब तुम पढ़ोगे यूएसएमएलई प्लैब के लिए तुमको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि एनएमसी से आसान होता है, ये भी डिफिकल्ट होता है। एएमसी थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है, बट एएमसी में उसके बाद का पाथवे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये पूरा दुख समझना और फिर डिसाइड करना तुम्हें एमबीबीएस करना है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया तुम्हारा एमबीबीएस अब्रॉड की बात। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि नहीं नहीं सर मुझे तो एमबीबीएस ही करना है क्योंकि लाइफ सेट होती है एमबीबीएस में। अब मैं तुम्हें ना बेसिक एग्जांपल दूंगा, एमबीबीएस, सिर्फ एमबीबीएस एक मानते हैं, ठीक है, वर्सेस एक बीडीएस डॉक्टर की। तब तुम्हारी आंखें यहाँ पे खुलेगी। मैं दोनों पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों का बताऊंगा। ठीक है, मान लो कि तुम एमबीबीएस करते हो कहीं से भी, मतलब ठीक ठाक कॉलेज से कर रहे हो, और तुमने सिर्फ एमबीबीएस की, तो अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से तुम्हारा लगभग 80,000 का नौकरी लग जाएगा। अभी के करंट सिनेरियो से 70-80, कहीं लाख भी लग जाता है, कहीं उससे कम भी लगता है। ठीक, मान लो तुम बीडीएस करते हो और नौकरी करने जाते हो, तो कहीं तुम्हारा समवेयर अराउंड 30,000 to 50,000 के आसपास का नौकरी लगता है, तो 40,000 एवरेज मांग लेते हैं। ठीक है, आता है। अब बोलोगे सर इसीलिए तो मुझे बीडीएस नहीं करनी। ठीक है, बट बट अगर तुम एमबीबीएस के बाद का पाथवे देखोगे, तुम क्या करोगे? एमबीबीएस के बाद क्लिनिक खोलोगे, एक तो ये हो गया, या पीजी करोगे। पीजी करने में बहुत टेंट्रम है, बहुत डिफिकल्ट है, जितना तुम्हारे यूजी डिफिकल्ट है उससे 10 गुना ज़्यादा पीजी डिफिकल्ट है। ठीक है, बीडीएस करने के बाद भी तुम्हारा एक पाथवे है कि तुम क्लिनिक खोल लोगे,
और या तो पीजी करोगे, पीजी में एमडीएस करोगे। बीडीएस में पीजी कंपैरेटिवली इजी हो जाता है क्योंकि यू हैव, जो क्रीम बच्चा था वो कहाँ चला गया, एमबीबीएस चला गया, तो थोड़ा कंपटीशन तुम्हारा कम हो जाता है, यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, अब क्लिनिक खोलोगे अपना, धीरे 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 तुम कमाओगे तो लगभग 2 लाख रुपया पर मंथ तुम कमाने लगोगे 3-4 साल के बाद, आफ्टर इन अ टियर 2 टाउन। यहाँ भी क्लिनिक खोलोगे तो तुम यहाँ भी 2 लाख से 2.5 लाख रुपया कमाने लगोगे इन टियर 2। होता बस डिफरेंस क्या है कि बीडीएस में तुम्हारा क्लिनिक में इन्वेस्टमेंट लगता है, जो उसका सामान है ना, इसमें लगभग तुम्हारा 10 से 15 लाख रुपए लगता है और इसमें तुमको आराम से लोन मिल जाता है। ठीक है, तो बीडीएस का करियर पाथवे ज़्यादा प्रोसीजर ड्रिवन है, ज़्यादा सिस्टमैटिक है, और आफ्टर डूइंग बीडीएस एंड प्रैक्टिसिंग फॉर 3 to 4 years तुम 2-2.5 लाख रुपया महीने का आराम से कमा सकते हो अगर तुम्हारा क्लिनिक ठीक चल जाता है तो, और ये तुम अपना लोन भी फॉरफिट कर पाओगे, लोन भी अच्छे से दे पाओगे। तो अगर तुम यहाँ एमबीबीएस अब्रॉड की बात करोगे, एमबीबीएस अब्रॉड में तुम 40-50 लाख रुपए लगा रहे हो, ठीक है, वहीं पे तुमने प्राइवेट कॉलेज से बीडीएस किया जो 15-20 लाख में हो जाएगा, उसके बाद तुम 15-20 लाख अपने क्लिनिक में लगा लोगे, तो एमबीबीएस अब्रॉड में जो तुम कर रहे थे उससे बेटर ऑप्शन तुम्हारा बीडीएस में आ जाएगा, अनटिल अनलेस यू आर नॉट वेरी पैशनेट अबाउट एमबीबीएस। ठीक है, पैशनेट वो फर्जी वाला पैशनेट नहीं कि मुझे ताव है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, वो फर्जी वाला पैशनेट नहीं, लॉजिकल पैशनेट अगर हो तो ये सेंस बनाता है। मैथ समझ में आई बेटा? तो एक एमबीबीएस के बाद तुम अगर बीडीएस भी करते हो तो बीडीएस खराब ऑप्शन नहीं है। हमने पता नहीं क्यों वो करके रख दिया है कि बीडीएस को खराब ऑप्शन बोल दिया। ढंग के कॉलेज से स्किल सीख लेते हो, अच्छा कर लेते हो, तो बीडीएस के बाद भी तुम 2 लाख रुपए महीने कमाते हो। दिक्कत कहाँ है? बीडीएस में नौकरी में प्रॉब्लम आती है कि नौकरी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट जिस हिसाब से डिमांड सप्लाई घट रहा है, एमबीबीएस की नौकरी की तनख्वाह कम होगी, बीडीएस की नौकरी की तनख्वाह बढ़ेगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अगर तुमको एमबीबीएस अब्रॉड, देखो वर्सेस बीडीएस चूज करना है तो तुम क्या देखोगे? क्या तुम्हारा बजट अलाउ करता है 60 लाख का और तुमको बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है तो तुम एमबीबीएस अब्रॉड चूज करोगे। अगर तुम्हारा बजट अलाउ नहीं करता और तुम्हें कंट्रीज जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह टाइप कंट्री जाना हो रहा है तो डू बीडीएस इन इंडिया। तुम प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, साउथ इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे हैं। अगर बीडीएस के कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं बीडीएस की लिस्ट बना दूंगा। और उसके बाद 2 साल तुम इसको प्रैक्टिस करो, कहीं किसी डॉक्टर के साथ काम सीखो। इट इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड काम, काम सीखोगे, काम आ जाएगा। उसके बाद तुम क्लिनिक खोल लो और तुम आराम से सुखी जीवन जियोगे, अपनी मर्जी के मालिक होगे। जब ऑफिस चलाना है ऑफिस चलाओगे, जब नहीं चलाना नहीं चलाओगे, शांति की ज़िंदगी जियोगे। ना वो स्ट्रेस होगा दिन भर पोस्टिंग का, ना कोई क्रिटिकल केस बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। तुम एक सुखी जीवन जियोगे। तो इसीलिए कि अगर 60 लाख से नीचे तुम्हारा जब बजट नहीं अलाउ कर रहा है तो डू बीडीएस इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस अब्रॉड। समझ में आई मेरी बात? ठीक है सर। तो जो इन मतलब जो ऐसे कंफ्यूजन से बेटर बचने के लिए तुम बीडीएस कर लो। ठीक है, अब दूसरा आता है सर, बीडीएस वर्सेस बीएमएस। मैंने बहुत लोगों से काउंसलिंग में बात की जहां पे लोगों ने बोला कि नहीं भैया हम तो बीएमएस करेंगे सर, बीडीएस नहीं, है ना। अब बीडीएस वर्सेस बीएमएस समझ आते हैं। मेरा अगर ओपिनियन मानोगे तो बीडीएस वर्सेस बीएमएस में आपका जो फर्स्ट चॉइस होना चाहिए ये बीडीएस होना चाहिए, सेकंड चॉइस होना चाहिए ये बीएमएस होना चाहिए। मैं लॉजिक समझाता हूँ। देखो, जब भी कुछ किया करो प्रोज एंड कॉन्स का टेबल बना दिया करो। बीएमएस का फायदा कहाँ पे सर? गवर्नमेंट जॉब। फायदा कहाँ पे है सर? तुम्हारा इंडियन गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है आयुष को, ठीक है, तो इसके वैकेंसीज खूब सारे निकलेंगे। तीसरा कि तुम अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। अब अपना प्रैक्टिस या वेलनेस क्लिनिक यहाँ पे ना, यहाँ पे हमेशा बड़े प्लेयर बाजी मार जाएंगे। जैसे मान लो कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है तो खूब सारे आयुर्वेदिक की कंपनियां जो हेयर फॉल को ट्रीट करी, बट कौन सी कंपनीज है? वो बड़ी बड़ी फंडेड कंपनीज हैं, वीसी स्टार्टअप्स हैं जो इस तरह के स्किन कॉस्मेटिक्स वगैरह बेच रही हैं। ठीक है,
तो जब भी यहाँ चलेगा, यहाँ बड़ी कंपनी का बोलबाला चलेगा, छोटा तुम अपना आयुर्वेदिक क्लिनिक करा के अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे। वो फिर तुम्हें फर्जीवाड़ा करना पड़ेगा कि तुम नकली डॉक्टर बन के जो दवाई दे रहे हो वही वाला काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जॉब का अपॉर्चुनिटी है, बट जॉब का अपॉर्चुनिटी जो है उसकी तनख्वाह अच्छी नहीं होगी। सिर्फ कहाँ पे है, जब तुम गवर्नमेंट जॉब में कहीं लग जा रहे हो तो यहाँ पे जॉब अच्छी है, शांति जिंदगी है, अच्छा है और स्टैग्नेंट ग्रोथ है। बीडीएस में क्या है, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी बहुत कम आती है, नहीं के बराबर आती है, तो उसको भूल जाओ, ठीक है। बट वहीं तुम जब क्लिनिक सेट करते हो तो यहाँ पे तुम बाजी मार लोगे, क्योंकि बीडीएस में बड़े क्लिनिक की जरूरत नहीं। तुम एक सोसाइटी में एक छोटा बीडीएस क्लिनिक खोलोगे, दांत का इतना एलिमेंट होता है लोगों को, वो अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से इसको करेंगे और बीडीएस अच्छा करियर ऑप्शन होगा आपके लिए। तो बीडीएस वर्सेस बीएमएस का डिफरेंस तुम समझ गए, ठीक है। अब दूसरा की आओगे कि सर फिर अब बीएचएमएस करना चाहिए कि नहीं, बीयूएमएस करना चाहिए कि नहीं, फिर उसके बाद नर्सिंग बीपीटी करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी वाइज कर दिया, प्रायोरिटी 1 इज बीडीएस, प्रायोरिटी 2 इज बीएएमएस। अब तुमको यहाँ बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीपीटी, देखो बीएचएमएस इज एट अ डिक्लाइनिंग स्टेट, ठीक है। होम्योपैथी का क्रेडिबिलिटी पे बहुत सवाल उठता है। मैं नहीं जाऊंगा इसमें कि क्रेडिबल है कि नहीं है, बट लोगों के परसेप्शन से सोचोगे तो मीठी गोली बोलते हैं लोग, है ना। आयुर्वेद के ऊपर, योग के ऊपर बहुत काम हुआ तो आयुर्वेद का प्रमोशन बढ़ा है, बट होम्योपैथी का आज से कुछ साल पहले चलता था। मैं बचपन में होम्योपैथी दवाई खा के जिंदा रहा हूँ, बट लोगों के दिमाग में इसकी क्रेडिबिलिटी कम है। तुम देखो डॉक्टर बैक्शंस थे, डॉक्टर बत्रा थे, कुछ कुछ अच्छा चलता था, अब वो भी स्टैग्नेट कर गया, तो उस हिसाब से, ठीक है। बीयूएमएस यूनानी मेडिसिन इज लाइक आयुर्वेदा, ठीक है, बट यूनानी मेडिसिन के बारे में ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो बीएमएस का ही सब्स्टिट्यूट होगा बीयूएमएस, तो मैं इसको डॉट लगा के छोड़ देता हूँ। फिर आता है बीपीटी, दैट इज बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। अगेन यहाँ भी अगर आप अपना क्लिनिक खोलते हैं, एंड ये क्लिनिक या तो स्पोर्ट्स सेंटर के साथ आपको खोलना पड़ेगा या किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के साथ आपको खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका डिपेंडेंसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर पे रहती है। अब ये बात सुनने में बहुत लोगों को खराब भी लगेगा, बट दिस इज द हार्श रियलिटी कि ऑर्थोपेडिक के पास बाद वाला ही आपका फिजियोथेरेपी आ जाता है। और फिजियोथेरेपी की दिक्कत है लोगों को, ऐसा नहीं है पोस्चर आपका खराब होता है, ये खराब होता है, बट ये नेटवर्किंग का गेम होता है यहाँ पे, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पाथवे है। तो अगर मैं बीडीएस वर्सेस बीपीटी देखूंगा तो मैं बीडीएस ही प्रायोरिटी 1 पे रखूंगा, ठीक है। तो अगेन प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 में अगर आपको चूज करना है तो आप फिर बीपीटी चूज कर लीजिए, ठीक है। एक और चीज होता है सर, बीवीएससी, जिसको हम कहते हैं बैचलर्स इन वेटरनरी साइंसेज। यहाँ पे क्या है, वेटरनरी है, ये कुत्ते बिल्ली के डॉक्टर्स होते हैं। एंड अगर आप टीयर 1 सिटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना वेटनरी क्लिनिक खोल रहे हैं तो ये भी बूमिंग इंडस्ट्री है, ये भी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि तुम अगर यूरोप वगैरह जाओगे तो तुमको समझ में आएगा कितना बड़ा काम है। तो यहाँ पे हमारे पास देर इज़ अ क्रंच ऑफ बीवीएससी डॉक्टर, बैचलर इन वेटनरी साइंसेज डॉक्टर। तो टीयर 1 सिटी में तुमको अच्छे जॉब, हाई पेइंग जॉब भी मिल जाएंगे। और अगर तुमको अपना क्लिनिक खोलना है तो भी आप अपना क्लिनिक खोलिएगा, बट इसमें एक चीज़ रखिएगा कि दैट यू लाइक डॉग्स और यू लाइक पेट्स। यहाँ पे थोड़ा प्यार मोहब्बत वाला काम चलता है, ठीक है। जैसे मैं उस डॉक्टर के साथ इलाज नहीं करवाऊंगा अपने कुत्ते का जहाँ पे मतलब मेरे कुत्ते को ढंग से नहीं ट्रीट किया जा रहा है, तो वो वाला काम यहाँ पे चलता है, तो उसको ध्यान रखिएगा फॉर वेटनरी साइंसेज। बट वेटनरी साइंसेज इज ऑल्सो ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो मतलब इन दोनों को, बीपीटी वर्सेज वेटनरी साइंसेज को, मैं तीसरे नंबर पे ही रैंक करूँगा, ठीक है। इसके बाद पाथवे आता है सर नर्सिंग का। अब यहाँ पे ध्यान से रखिए, इसके बाद पाथवे आता है सर नर्सिंग का। अब नर्सिंग, अगर तुम बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम नॉर्सेट का एग्ज़ाम देते हो एम्स के लिए, जहाँ पे तुम अच्छे हाउस नर्स बन जाते हो और बढ़िया काम चलता है, ठीक है। दूसरा एग्ज़ाम होता है बेटा NCLEX, ये तुम्हारे यूएस के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के लिए एप्लीकेबल होता है, कनाडा के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। एक और एग्ज़ाम होता है यूके का, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो इसके लिए भी नर्सिंग के एग्ज़ाम होते हैं। अब अगर तुम इंडिया में नर्सिंग कर रहे हो या इंडिया में नर्स हो तो लाइफ इज़ वेरी हेक्टिक, ठीक है। बट अगर तुम बाहर जाके ये एग्ज़ाम क्लियर कर दे रहे हो, NCLEX या यूके का पाथवे का एग्ज़ाम क्लियर कर दे रहे हो, तो तुम्हारी लाइफ बहुत आसान है। एंड द पे इज़ गुड, मतलब
मिलता जुलता जो इंडिया में डॉक्टर यहाँ पे कमा रहा है उतना तुम नर्स बन के बाहर कमा लोगे। तो नर्सिंग इज अ वेरी गुड पाथवे टू गो, वेरी गुड। मतलब अगर तुमको बाहर सेटल होना है तो इट इज़ वेरी वेरी गुड, और इसका डिमांड बढ़ता रहेगा इंडिया में भी बाहर भी। बट इंडिया में पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है तो मेहनत बहुत ज़्यादा है इसमें। तो अगेन दिस इज़ वेरी वेरी गुड करियर ऑप्शन। इसको मैं चॉइस नंबर 3 रखूंगा। अगर तुमको बाहर सेटल होने में कोई दिक्कत नहीं है तो तुम नर्सिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं सर पैरामेडिकल पे। सेम पैरामेडिकल, अगर तुमको इमीडिएट जॉब चाहिए, इमीडिएटली जॉब, ठीक है, कि 3 साल के बाद मुझे तुरंत जॉब लग जाए, बट यहाँ पे कैपेसिटी कम है, ठीक है, तो यहाँ भी इंटरनेशनल पाथवे जाइए अब्रॉड के लिए। पैरामेडिकल के लिए जर्मनी में लैंग्वेज एग्जाम निकाल लो, ईस्टर्न यूरोप में लैंग्वेज एग्जाम निकाल लो, वहाँ पे पैरामेडिकल का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पैरामेडिकल भी अगर तुम अब्रॉड जाते हो नौकरी करने तो पैरामेडिकल का भी स्कोप काफ़ी अच्छा है। एंड ये स्कोप तुमको बीडीएस में भी देखने को मिलता है। मैं बता दूं तो बीडीएस में भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, यूएस के लिए, यूके के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, और वहाँ पे जितनी इज्जत एक मतलब डॉक्टर को है उतनी ही इज्जत एक डेंटिस्ट को भी दी जाती है। तो कोई डिफरेंशिएशन वहाँ पे नहीं है, तो वो भी एक अच्छा पाथवे तुम्हारा बन जाता है, ठीक है। तो ये मेडिकल की सारी पाथवेज मैंने कवर कर ली। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आता है ना, कि तुम अब एमबीबीएस में सबसे अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट बीडीएस में तुम सबसे अच्छे हो वर्सेस एमबीबीएस में सबसे खराब हो तो बीडीएस चूज करो। मतलब इट इज ऑल अबाउट हाउ गुड यू आर, ठीक है, आपका कॉलेज कैसा था, आपका टेक्निकल स्किल कैसा था। तो अगर मैं बहुत अच्छा हूँ एमबीबीएस में तब तो बहुत अच्छा, नथिंग लाइक इट, लाइफ मेरी बहुत सॉर्टेड। बट मैं एमबीबीएस में बहुत खराब हूँ, सबसे नीचे लेवल पे हूँ, उससे बेटर था मैंने बीडीएस कर लेनी थी, है ना। तो ये 3 चीज को आप समझिए और यही पॉइंट देखिए कि डोंट ग्लोरीफाई एमबीबीएस, डू नॉट ग्लोरीफाई एमबीबीएस। कि मतलब नहीं एमबीबीएस कर लिया तो लाइफ सेट है, नहीं बेटा, एमबीबीएस करने के बाद भी तुम्हें उतना ही काम है। तुम्हें पीजी करना है, तुम्हें क्लिनिक खोलना है, तो बहुत डिफिकल्ट लाइफ होने वाली है। तो डू नॉट ग्लोरीफाई एमबीबीएस, चूज वाइजली क्या करना है तुमको ज़िंदगी में। और भी ऑप्शन बहुत सारा है। चूज प्रैक्टिकली, इमोशनल फूल हमको नहीं बनना है, ठीक है। तो मैंने मोटा मोटी तुम्हें सब कुछ समझा दिया, कब ड्रॉप लेना है, क्या ड्रॉप लेना है या नहीं लेना, सब कुछ जो रियलिस्टिक एकदम बेसिक से ऑनेस्टली जो है समझा दिया। तुम्हें कुछ भी डाउट है अब, ठीक है, देखो मैं 50 वीडियो बना लूंगा तब भी कुछ बच्चों को डाउट होगा ही, उसके इंडिविजुअल डाउट है। तो उस डाउट के लिए आप मेरे साथ कॉल बुक कर लीजिए topmate.io/anand_money, ठीक है, ठीक है। चाहे तुमको एमबीबीएस अब्रॉड जाना है, चाहे तुमको बीडीएस का कॉलेज समझना है, पैरामेडिकल का समझना है, नर्सिंग का समझना है, फॉर्म भर दीजिएगा, यहाँ पे मुझसे टाइम ले लीजिएगा और इस 15 मिनट के स्लॉट में हम डिस्कस कर लेंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। बट ये वीडियो पूरा ज़रूर देख के आइएगा ये टाइम स्लॉट लेने में, ताकि हम डायरेक्टली कंक्लूजन पे पहुंच पाए आपके प्रॉब्लम को समझ के। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी, और इससे डिटेल वीडियो मैं नहीं बना पाता, ठीक है। तो फटाफट इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ट्रू पर्सपेक्टिव आपको मिला, रियलिटी चेक मिला, तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और ये अवेयरनेस लोगों में फैलाइएगा। थैंक यू।